डब्ल्यूएचओ के अनुसार दुनिया में 36 करोड़ लोग हियरिंग लॉस की समस्या से जूझ रहे हैं। डिसेबलिंग हियरिंग लॉस को अगर डिफाइन किया जाए तो एडल्ट्स में 15 साल या उससे ऊपर के लोगों में हियरिंग लॉस ग्रेटर देन 40 डेसिबल अगर उनके बेटर हियरिंग ईयर में होता है तो हियरिंग लॉस माना जाता है। उसी प्रकार से बच्चों में यानी जो आयु 0 से 14 वर्ष के बीच जाती है उस एज ग्रुप में हियरिंग लॉस अगर 30 डेसिबल से ज्यादा होता है इन द बेटर हियरिंग ईयर तो उसे हियरिंग लॉस माना जाता है। इंटरनेशनल वीक ऑफ द डेफ सितंबर के लास्ट वीक में शुरू होता है और महीने के लास्ट संडे को समाप्त होता है। इस लास्ट संडे को ही वर्ल्ड डे ऑफ डेफ के रूप में मनाया जाता है। यह दिन न केवल अफेक्टेड लोगों और उनके फैमिली मेंबर्स का ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है, बल्कि डेफ कम्युनिटी के अचीवमेंट्स और चैलेंजेस की ओर जनरल पब्लिक, पॉलिटिशियंस और डेवलपमेंट अथॉरिटीज का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी मनाया जाता है। मेडी सर्कल में हम वर्ल्ड डे ऑफ डेफ अवेयरनेस डे सीरीज का आयोजन कर रहे हैं टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट। हेलो नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आज इस पहल में हम बात करने जा रहे हैं डॉक्टर लव सिलारका जी से। Dr. Love Silarka is a gold medalist ENT surgeon and endoscopic skull-based surgeon having more than 20 years of clinical experience. Currently, he is working as department head of ENT and senior cochlear implant surgeon as a cochlear implant surgeon at Zydus Hospital, Ahmedabad. Dr. Love Silarka is skilled in general otolaryngology and also has special interest in otology, rhinology, endoscopic skull-base surgery, snoring, and cochlear implant surgery. He has done his fellowship in skull-base surgery at Department of Neurosurgery at Amrita Institute of Medical Science, AIIMS, Kochi, under Dr. Dilip Panikkar. He has been national faculty at AOICON, Kolkata, 2017, speaker on balloon sinus surgery and how to start skull-base surgery. He has also been chairperson at Otology 25, Bangalore, 2017. Welcome to the MediCircle, Dr. Love Silarka. We are really privileged to have such an accomplished doctor amongst us today at MediCircle. सर बहुत स्वागत है आपका और मैं सीधे अपने पहले प्रश्न पर आती हूँ। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे है सर कि क्या ईयरफोन्स के ज्यादा इस्तेमाल से कानों को नुकसान होता है? जी, कानों को नुकसान होता है ईयरफोन की वजह से, पर पहले हमें ये समझना जरूरी है कि कान की रचना, एनाटॉमी ऑफ ईयर, वो कैसी है। तो अगर आप परमिशन दे तो आई विल लाइक टू शेयर स्लाइड ऑफ एन ईयर एनाटॉमी, ताकि हमारे जो दर्शक है उनको कान की जो संरचना समझ में आएगी, तो उसके हिसाब से फिर वो आगे का जो हमें प्रिवेंशन का जो मैटर्स है वो हम आपको आराम से समझा पाएंगे। डॉक्टर साहब, इसके तो जवाब मैं यही कहूंगी कि नेकी और पूछ पूछ आप बिल्कुल लगाएं, हमारे ऑडियंस को बहुत अच्छा लगेगा। मैं स्क्रीन शेयर करता हूं। जी बिल्कुल, ठीक है। आप देख पा रहे हैं ना हमारा जो जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली क्लियर। जी एब्सोल्युटली क्लियर, प्लीज कंटिन्यू। देखिए, ये समझना जरूरी है कि हमारी कान की संरचना कैसी है, दैट इज व्हाट इज एनाटॉमी ऑफ ईयर। टेम्पोरल बोन की एनाटॉमी इज द कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी। हमारे बॉडी के अंदर सबसे कॉम्प्लेक्स एनाटॉमी होती है वो कान की है। कान के अंदर हमारे कॉम्पैक्ट एरिया में, छोटी छोटी जगह में सब मेजर वेसल्स है, वेन्स है, और जो मेजर नर्व्स है, जो हमारी चेहरे की नस होती है, वो कान के अंदर से होके ही बाहर निकलती है। तो कान की जो रचना है उसमें बाहरी कान होता है, ये जो हम देख रहे हैं ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं। ये एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, उसके अंततः जहां पे होता है वहां पे हमारा टिम्पेनिक मेम्ब्रेन, जो हमारा पर्दा बोलते हैं, वो पर्दा होता है। ये हुआ हमारा बाहरी कान। कान के अंदर जो एरिया है, यहाँ पे जो चमड़ी होती है उसके नीचे का भाग में बोन होता है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर कहीं भी आप देख ले, नाक के और कान की जगह ऐसी है जहां पे चमड़ी के सीधे नीचे बोन आ जाता है या फिर कार्टिलेज आ जाता है। अगर आप देखते हैं, अगर चमड़ी वो हाथ में देखते हैं या फिर कहीं और देखते हैं, तो चमड़ी के नीचे सॉफ्ट टिश्यू होता है, मसल्स होते हैं, फैट होते हैं, उसके बाद में बोन आता है। कान और नाक की रचना ऐसी है जहां पे सीधा कान का चमड़ी के नीचे सीधा
हड्डी आ जाती है। ये बाहरी कान हुआ, ये हमारा पर्दा है। ये पर्दे के पीछे हमारे बॉडी के अंदर काफी बोन्स रहते हैं। ऐसे कान के अंदर जो बोन होते हैं, ये सबसे छोटे बोन होते हैं, जिसको हमारी भाषा में मेलियस, इंकस और स्टेपिस बोलते हैं। ये एक, ये दूसरा और ये तीसरा, ये तीनों हड्डी है, ये हमारी बॉडी के सबसे छोटे बोन्स है, ठीक है। और ये कान के अंदरूनी एरिया है, जिसको हम बोलते हैं कॉक्लिया। और जो एरिया है, ये बोन होता है, और ये जो कान और गले को जोड़ती नली होती है, इसको हमारी भाषा में बोलते हैं ईसेशन ट्यूब। यहाँ पे पीछे के एरिया में होता है मास्टर्ड बोन, जो हमारे पीछे का एरिया होता है, उसको मास्टर्ड बोन, दैट इज कॉल्ड एज मास्टर्ड बोन। और उस जगह को जाने के लिए होता है एरिया, उसको बोलते हैं एडिटस एंट्रम जी। ये होता है, अगर हम, ये होता है मिडल ईयर, ये हुआ हमारा जो मिडल ईयर का स्ट्रक्चर हुआ। ये ऑल कॉम्पैक्ट एरिया में, लिमिटेड एरिया में भगवान की रचना ऐसी अच्छी है कि कॉम्पैक्ट एरिया में सब बड़े बड़ी जो चीजें हमारे सुनने की प्रक्रिया है, सुनने के जो मेन बोन्स होते हैं, वो बोन्स वहां पे लोकेटेड है। और ये उसके अंदर प्रेशर मेंटेन करने के लिए भी एक भगवान ने ट्यूब रखी है, ताकि वहां के अंदर प्रेशर मेंटेन रहे, और वहां का कोई भी सीक्रेंस है तो वो कान के द्वारा, नाक के द्वारा वो बाहर निकल जाए। उसके पीछे आता है इनर ईयर। जो इनर ईयर का स्ट्रक्चर है, उसमें दो भाग होते हैं। एक होता है कॉक्लिया, जो हमारे सुनने के लिए, प्रक्रिया के लिए जवाबदार है, और एक होता है वेस्टिबुल, जो हमारे कान को अंदर के एरिया में 3 लेबरिंथ होते हैं। ये जो 3 लेबरिंथ है, वो हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है लेटरल सेमीसर्कुलर कैनाल, ये होता है सुपीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल, और ये पीछे की साइड में होता है पोस्टीरियर सेमीसर्कुलर कैनाल। ये जो कैनाल्स है, ये हमारे बॉडी को बैलेंस करने के लिए बहुत ही मायने रखता है। सो दिस 3 सेमीसर्कुलर कैनाल्स मेंटेन्स अवर बॉडी बैलेंस। और यहाँ से जो होता है, वो कान के अंदरूनी, कान के अंदर जाता है, उसको हम बोलते हैं कॉक्लियर एंड वेस्टिबुलर नर्व। ये जो रहता है, ये जो है, ये कॉक्लियर नर्व है, और यहाँ पे वेस्टिबुलर नर्व है। और यहाँ पे जो होता है, वो इंटरऑर्डिनरी कैनाल होता है, और वो वहां से जाता है ब्रेन के अंदर। अभी ये जगह पे एक और भी नस आती है, जिसको बोलते हैं हम फेशियल नर्व। जो हमारे चेहरे की नस होती है, वो यहाँ से आती है, और यहाँ के होके फिर अंदरूनी पार्ट से होके फिर यहाँ से बाहर निकलती है, और चेहरे को हमारी सप्लाई करती है, ताकि हम स्माइल कर सके, हमारी मूवमेंट्स आ सके, ये सब होता है। ये हमें एक एनाटॉमी अगर हमारे माइंड में क्लियर हो जाए, फिर हम आगे आपको बताएंगे कि ये जो है, जो हमारा पहला क्वेश्चन है कि ईयरफोन से क्या तकलीफ हो सकती है। अभी जो सिंपल सी चीज है, जैसे आप ईयरफोन पहनते हैं, तो क्या होता है कि आपका हेडफोन से, ईयरफोन से, तो आप वो यहाँ के अंदर में डालते हैं। जो चीज आप यहाँ पे डालते हैं, तो वो ट्रोमा करता है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि हमारे दर्शकों को समझाया कि पहले यह जो एरिया है, ये एरिया ऐसा है जहाँ पे चमड़ी के नीचे का बोन आ जाता है, या फिर कार्टिलेज आ जाता है, वहां पे और कोई स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो ये जगह पे जब हम ईयरफोन लगाते हैं, तो ईयरफोन लगाने की वजह से यहाँ पे प्रेशर इन्फेक्शन होता है। तो ये सबसे पहली चीज होती है कि हमारा जो ईयरफोन लगाने की वजह से ये जो चमड़ी है, वहां पे कहीं पे इरोजन, चमड़ी के ऊपर इरोजन होता है, वहां पे इन्फेक्शन लग जाता है। तो ये सबसे पहली चीज होती है। दूसरी चीज होती है, जब आप ईयरफोन लगाते हो, तो यहाँ से जो वेंटिलेशन होना चाहिए, अगर आपका ईयरफोन का उपयोग बहुत ही लंबे समय तक रहता है, करीबन आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, तो फिर ये ज्यादा ज्यादा यहाँ पे जो एयरवे जो वेंटिलेट होना चाहिए, जो ये स्पेस है, वो स्पेस को वेंटिलेशन नहीं मिलता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे वैक्स का जमा, जो हमारी एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, जो बोलते हैं हमारे वैक्स, जो मेला बोलते हैं, तो वो जो है, वो यहाँ पे जमना चालू कर देते हैं। और उसकी वजह से यहाँ पे फंगस की डेवलपमेंट, जैसे जिसको बोलते हैं ओटोमाइकोसिस, क्योंकि यहाँ पे सिरुमिनस ग्लैंड्स होते हैं। सिरुमिनस ग्लैंड्स माने कि कान के अंदर छोटे छोटे, चमड़ी के अंदर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जहां से एक प्रकार का द्रावण निकलता है, और वो हमारे कान को लुब्रिकेट रखता है। तो ये जो चीज है, यहाँ पे जैसे आपने ईयरफोन लगा दिया, तो ईयरफोन लगाने की वजह से इस जगह पे वो लुब्रिकेटिंग चीज है, वो जमा होना चालू हो जाएगी। जैसे ही वो जमा होगी, तो वो दैट विल लीड टू अ फॉर्मेशन ऑफ हार्ड वैक्स, एक हार्ड वैक्स बन जाएगा। तो जो साउंड का वेव्स जो आता है, वो साउंड का वेव्स वो हार्ड वैक्स की वजह से अंदर या अंदरूनी पर्दे के तक जा नहीं सकता है। ये दूसरा प्रॉब्लम होता है। तीसरी चीज होती है, जैसे आपने लंबे समय तक आपने यूज किया, तो हमारे जैसे पसीना निकलता है, तो कहीं ना कहीं पसीना जो है, वो कान के अंदर भी जाता है। जो जैसे हेयर वॉश कर लिया,
तो हेयर वॉश करने की वजह से कान के अंदर सब पानी वगैरह जाता है, जी तो ये सब जो चीजें जाती है कान के अंदर, तो जो ऑलरेडी हमारे अंदर जो वैक्स पड़ा हुआ है या फिर वैक्स बना हुआ है, वो जी वैक्स के अंदर फूग बनना चालू हो जाएगी। जैसे हमने देखा होगा कि जैसे एक सिंपल एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, जैसे हमारे पास ब्रेड पड़ी हुई है, हमने उसको फ्रीज में नहीं रखा है, बाहर रखा है, उसके जी ऊपर एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाल दीजिए, हाँ 2 दिन के बाद उसी जगह पे आप देखेंगे एक ग्रीन कलर का या फिर ब्लैक कलर का फंगस डेवलप हो जाएगा। ठीक है, कई बार तो बिल्कुल आपके बिल्कुल फ्रीज के अंदर रखेगा तो भी वहां पे भी हो सकता है। जी हाँ तो जी ये हाँ चीज यहाँ पे भी होती है, जैसे आपने यहाँ पे पानी गया तो जो पड़ा हुआ सिक्रीशंस, जो मेला बोलते हैं या सीरोमोनस ग्लैंड्स की जो सिक्रीशंस होते हैं, जो वैक्स बोलते हैं, तो हाँ उसी जगह पे ये बन जाता है फंगस, एंड देन दैट फंगस कैन बी वेरी मच हार्मफुल। हमने देखा है, जैसे आज ही हमारे पास पेशेंट आए थे, तो उन्होंने फंगस हुआ था, तो फंगस की वजह से कान के पर्दे में डैमेज कर दिया, जो पर्दा टूट गया, तो फिर वो फंगस का कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो फिर वो ओके उनके सुनने की क्षमता भी काफी हद तक डिफेक्ट हो जाती है। जैसे हमने कई बार देखा है कि कई लोग, जैसे हमारे पास कल परसों हमारे पास पेशेंट आया था, बच्चा था, उन्होंने ईयरफोन का यूज किया, उन्हें छोटा ईयरफोन का यूज किया और ईयरफोन यहाँ पे अंदर तक डाल दिया, इतना अंदर डाल दिया कि वो पर्दे के साथ यहाँ पे चिपक गया था, यहाँ तक चला गया था। ओह माय तो गॉड अच्छा हुआ कि पर्दा डैमेज नहीं हुआ था। जी ठीक है, वरना कई बार हमने देखा कि पर्दा भी डैमेज हो जाता है, तो उसको फिर हमें माइक्रोस्कोप में देख के ये फॉरेन बॉडी को निकालना पड़ा, जी दिस बिकम फॉरेन बॉडी। तो ईयरफोन का यूज करने की वजह से ये हुआ बाहरी कान का प्रॉब्लम्स। अभी हम देखते हैं अंदरूनी कान में उसकी असर क्या होती है। जी जैसे आपने नॉर्मली हम सुनते हैं तो साउंड वेव्स, हमारे जो कान की जो ये रचना है जिसको हम पिन्ना बोलते हैं, आपने देखा हो कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग पिन्ना का स्ट्रक्चर है, एलिफेंट में अलग है, हाँ स्मॉल जी एनिमल्स में अलग है, हाँ फिश हाँ में अलग है, इंसेक्ट्स अलग है, और जी ह्यूमन बींग्स के कान के पिन्ना की स्ट्रक्चर अलग है। जी तो एक्चुअली ये जो पिना है इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो हमारे कान के अंदर वेव्स आते हैं, सुनने की जो प्रक्रिया होती है, जो वेव्स आती है, वो यहाँ से होके पिना का जो है वो डायरेक्शनलिटी करते हैं और वो वेव्स को यहाँ से ट्रांसमिट करके सीधा पर्दे के ऊपर जाने देते हैं। अभी ये अगर पिना में कहीं पे प्रॉब्लम हो गया तो भी वो कहीं पे उनको सुनने में तकलीफ आ सकती है। जैसे हमने देखा होगा कि कई लोगों को ये पिना का डेवलपमेंट नहीं होता है, जिसको हमारी भाषा में माइक्रोशिया एनोशिया बोलते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं इनका भी डेवलपमेंट नहीं होता है, जो एनाटॉमिकल वेरिएंट्स जो बोलते हैं वैसा हमने देखा है। तो ये जो हमारा कान के अंदर जो वेव्स आता है वो ऐसे आता है वेव्स की तरह, साउंड वेव्स की तरह, और उसकी वजह से मेम्ब्रेन की मूवमेंट होती है। सो दिस जो हम बता रहे थे कि साउंड वेव्स जो आते हैं वो यहाँ से आते हैं और यहाँ से होकर पर्दे के ऊपर इफेक्ट आती है और पर्दे की मूवमेंट होती है। उसकी वजह से कान का जो अंदरूनी बोन्स जो मैंने पहले बताया, जैसे हमारे बॉडी के सबसे छोटे बोन्स है, जो मेलियस है, इंकस है, स्टेपिस है, ये 3 की मूवमेंट होती है। और ये मूवमेंट की वजह से कान के जो अंदरूनी कान है वहां पे भी एक फ्लूइड होता है, वो एंडोलिम्फ पेरिलिम्फ फ्लूइड बोलते हैं। वो फ्लूइड की जो है मूवमेंट बढ़ जाती है, और जैसे ही फ्लूइड की मूवमेंट होते हैं, इसके अंदर कॉक्लिया के अंदर छोटे छोटे मिलियंस ऑफ हेयर सेल्स होते हैं। जैसे हमारे बॉडी के अंदर ऐसे हेयर सेल्स है, ऐसे कान के अंदरूनी भाग में भी छोटे छोटे हेयर सेल्स होते हैं, जिसको जी मूवमेंट की वजह से एक प्रकार का इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन डेवलप होता है। और वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन जो है वो साउंड वेव्स बन के फिर ये कोक्लिया नर्व के द्वारा ब्रेन में जाते हैं। तो जब भी आप हेडफोन्स या ईयरफोन्स का यूज करते हो तो उसकी इफेक्ट, जैसे हम कान में रखते हैं तो कान के रखने की वजह से उसकी डायरेक्टली इफेक्ट होती है, यहाँ से आता है तो उसका डिस्टेंस बनता है, एक एकोमोडेशन हो जाता है। अब यहाँ पे यूज करते हो तो उसका इफेक्ट डायरेक्टली इनर ईयर पे आती है। हमारे पास ऐसी एक पेशेंट आई थी जो जिनको बहुत एक्सटेंसिव यूसेज था, कान का ईयरफोन यूज था, एंड शी यूज्ड टू गो टू मल्टीपल discotheque and exposure to loud sounds frequently, जिसकी वजह से उनका over a period of time, maybe 4 years or 5 years, जब हमारे पास वो आई तब तक उनके कान के करीबन करीबन 60 to 80% हियरिंग लॉस हो चुका था। तो जो हियरिंग लॉस और डेफनेस जो हमारा आगे का जो पार्ट है उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे।
तो जी, हियरिंग लॉस होता ये है तो बहुत ही वो अलार्मिंग, जी काफी अलार्मिंग स्थिति है ये। और स्पेशली यस इन द टाइम्स ऑफ कोविड, तो इस पैंडेमिक के दौरान मैक्सिमम वर्क फ्रॉम होम और ऑफिसेज में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को, सभी को लगातार हेडफोन्स का प्रयोग करना पड़ा हर तरीके की जॉब्स का। एंड स्पेशली स्टूडेंट्स को लगातार काफी लंबे समय तक पढ़ाई जो करनी पड़ी है, तो ये तो आपने जो प्रॉब्लम्स बताई हैं तो काफी डेंजरस लेवल की है। तो डॉक्टर साहब, मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि अब आपने जैसे ये प्रॉब्लम तो बता दी, कैसे हमें पता चलेगा कि किसी को हियरिंग प्रॉब्लम है? जी, जैसे हमारी जो कान की रचना है, ठीक है, तो हम एज एन ईएनटी सर्जन, एनीबॉडी एज एन ईएनटी सर्जन दे कैन एग्जामिन द ईयर बाय ओटोस्कोपी। जैसे कान की रचना हम देखने के लिए हमारे पास ओटोस्कोपी होता है। ओटोस्कोपी में हम विजुलाइज कर सकते हैं कि कान के पर्दे में स्थिति कैसी है, पर्दा अच्छा है कि पर्दे के पीछे कोई तकलीफ है, खून भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, या फिर ऐसी कोई पर्दे में छेद है, फंगस है, जैसे हमने अगले अगले समझा कि फंगस होता है। तो ये सब हम कान की ओटोस्कोपी एग्जामिनेशन, इवन वी कैन, हमारे पास ऐसी आधुनिक तकनीक है अभी जहां पे हम टीवी मॉनिटर में भी कान का रचना देख सकते हैं। हम हमारे सब दर्दियों को कान की रचना टीवी मॉनिटर में भी दिखाते हैं, तो वो भी हम देख सकते हैं जैसे कान का पर्दा कैसा है, कि पर्दे में कोई तकलीफ है कि नहीं है। अगर पर्दे में तकलीफ नहीं है तो फिर उनके हियरिंग लॉस जो है उसको एसेस करने के लिए वी नीड फर्दर इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम बोलते हैं ऑडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स। कान का हियरिंग टेस्ट होता है जिसको ऑडियोग्राम बोलते हैं, प्योर टोन ऑडियोमेट्री बोलते हैं। तो ये जो है वो करने के हमें पता चलता है कि कान में सुनने की क्षमता में कितना प्रॉब्लम हुआ है। ऑडियोग्राम से जैसे हमारे दो प्रकार के हियरिंग लॉस है, एक होता है कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जैसे कहीं पे, जैसे मैंने पहले समझाया कि यहाँ पे मेल जमा हुआ है तो कान का साउंड वेव्स का यहाँ पे ट्रांसमिट ही नहीं हो रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज अ कंडक्टिव लॉस। यहाँ पे हड्डी टूट गई है, यहाँ पे कहीं प्रॉब्लम है, फ्रैक्चर हो गया है, पर्दे में छेद हो गया है, तो वो इंक्लूड करते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस, जो हमें ऑडियोग्राम से पता चलता है। और दूसरा प्रकार का हियरिंग लॉस होता है जो होता है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, जो ये वाला, जो अंदरूनी कान का होता है, वो भी हमें कान का ऑडियोग्राम से ही पता चलता है। जी। तो हमने ऑडियोग्राम किया तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है। जैसे ऑडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स के द्वारा ग्राफ बनता है, वो ग्राफ के द्वारा हमें पता चलता है कि एयर कंडक्शन, बोन कंडक्शन में गैप बना है, तो दैट सजेस्ट कि वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस है। और अगर वो नीचे आ रहा है, दोनों साइमल्टेनियस नीचे आ रहा है, तो जिसको हम बोलते हैं सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, तो वो हमें ऑडियोलॉजिकल रिपोर्ट्स के द्वारा पता चलता है। अभी ये हुई हमारी बात एडल्ट पेशेंट के लिए। अभी जी। जैसे कई हमारे पास बच्चे भी आते हैं हाँ जो जी। जन्मजात बेराज, सिंस बीइंग एन कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जन, तो जी। आई विल लाइक टू एम्फसाइज ऑन दैट पार्ट आल्सो, कि जी। हमारे पास ऐसे बच्चे आते हैं जो जन्म जन्म से से, उनको तकलीफ होती जन्म है, से उनको जन्म से तकलीफ ही है। सुनने की। यस, जी। तो उन लोगों को भी हमारे पास ऐसी तकनीक है जिसकी वजह से हम कान का बच्चों में भी हम हियरिंग असेसमेंट कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं बेरा, एई, ओई, एसएसआर एंड इम्पीडेंस टेस्ट। ये सब टेस्ट की वजह से हमें पता चलता है कि बच्चे को कान की सुनने की तकलीफ है और कितनी तकलीफ है। जैसे हम अभी जो जिस तरफ जा रहे हैं, 21st सेंचुरी, 22nd सेंचुरी भी अभी हम जाएंगे, तो ये तकनीक हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मानिए रखता है। जैसे आपने पहले ही हमें बताया कि आज हमारे जितने 10% ऑफ पॉपुलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड suffers from some sort of deafness or hearing loss, जी बिल्कुल। and each and every hearing loss can be treated। ऐसा कभी नहीं है कि हियरिंग लॉस ट्रीटेबल नहीं है। कोई भी प्रकार का हियरिंग लॉस हो, किसी भी एज में हो, तो हियरिंग लॉस ट्रीटेबल है। ठीक है, तो बच्चों में भी हम ऐसा असेसमेंट कर सकते हैं, जहां पे हियरिंग लॉस होता है तो उसको हम बेरा, ओई, एसएसआर करके, जैसे जी। हमारी हॉस्पिटल में हमने ऐसा तकनीक विकसाई गई है कि जी। हमारे जितने भी हॉस्पिटल में, अस्पताल बीइंग लार्जेस्ट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल ऑफ गुजरात, हमारे जितने भी हॉस्पिटल में कोई भी डिलीवरी होती है, तो उन लोगों को हम नियोनेटल हियरिंग स्क्रीनिंग करते हैं, ताकि उनको हम अर्ली स्टेज में ही डायग्नोस कर सके और उनको अर्ली ट्रीटमेंट दे सके, ताकि उनकी फ्यूचर लाइफ, क्योंकि जैसे हमें सबको पता है कि हमारा जो भी सुनना है उसके बाद भी हमारा स्पीच डेवलपमेंट होता है, तो हमारे सुनने में प्रक्रिया में कहीं पे तकलीफ होगी तो ऑब्वियसली जो बच्चा है जिनको सुनने में तकलीफ है तो वो बोल भी नहीं पाएगा। हालांकि उनके वोकल कॉर्ड या बोलने में कोई तकलीफ नहीं होती, पर उनका जो सेंसेशन है, जो हियरिंग सेंसेशन है, वो ही ब्रेन में स्टिमुलेट नहीं पूछा था, तो ऑब्वियसली वो बोल नहीं पाता है। तो जी। ये जो चीज है न्यूरल हियरिंग स्क्रीनिंग की वजह से हम काफी बच्चों को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सके हैं और उनको हम ट्रीट कर सके हैं।
आपने अभी इतनी सारी बातें बताई हैं डॉक्टर साहब, तो इन्हीं से जुड़ा हुआ मेरा अगला प्रश्न है कि आपने हियरिंग लॉस का कई बार यहाँ पे जिक्र किया और कई बार नाम लिया है। तो एक चीज हम लोग जनरली सुनते हैं कि हियरिंग लॉस और डेफनेस में जो अगर हम डिफाइन करें तो क्या इन दोनों में कोई अंतर होता है सर, या एक ही या चीज है हियरिंग लॉस या और डेफनेस? या जैसे आपने पहले ही हमें बताया, हमें जानकारी दी कि जो एडल्ट पेशेंट है उनको 40 डेसिबल से अबव और चिल्ड्रंस में 30 डेसिबल से अबव कहीं ना कहीं लॉस होता है, तो दैट कैन बी कंसिडर्ड एज हियरिंग लॉस। हम्म। ये जो हियरिंग लॉस है, ध्यान, जैसे हमने पहले समझाया कि हियरिंग लॉस कंडक्टिव टाइप ऑफ हियरिंग लॉस है और सेंसरी हियरिंग लॉस है, और दोनों को कंबाइन करें तो मिक्स्ड हियरिंग लॉस है। तो जो हियरिंग लॉस होता है वो होता है जहां पे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं होता है। जैसे हम कोई भी बातचीत करते तो एटलीस्ट पेशेंट कैन परसीव द साउंड एंड परसीव करने के बाद वो कम्युनिकेट कर सकता है, तो होता है माइल्ड टू मॉडरेट हियरिंग लॉस। दूसरा होता है सीवियर टू प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, वो जी। बोलते हैं हियरिंग लॉस बट देन दैट इज अ डेफनेस दैट विल क्रिएट अ डिसेबिलिटी। पेशेंट को कम्युनिकेशन या एनवायरमेंट में रहने के लिए, वो कम्युनिकेट करने के लिए या फिर कोई भी चीज को परसीव करने के लिए इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर देम। तो वो जो चीज होती है वो बोलते हैं डेफनेस, वो डिसेबिलिटी में आ जाता है, जहां पे हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी हम कई लोगों को देते हैं जिन लोगों को हियरिंग इम्पेयर्ड होता है। और उस जैसे कई लोग हैं जो बिकॉज ऑफ डेफनेस, बिकॉज इन बिफोर 30 years 40 years there was not any facilities available। अभी 30 साल 40 साल से जो फैसिलिटी अवेलेबल है वो 30 40 साल पहले पहले ऐसी फैसिलिटी तकनीक ही नहीं थी। जी बिल्कुल। तकनीक नहीं थी। तो जी। उस टाइम पे जो जिन लोगों को ये प्रक्रिया से प्रसार नहीं पाए, जिनको कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी नहीं हो पाई, जिनको हियरिंग एड फैसिलिटी नहीं मिली है, तो उन लोगों को हम डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट देते हैं, जिन लोगों को, ताकि वो कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कर रहे हैं, तो उनको वो हेल्प कर सके। और हियरिंग लॉस है, हियरिंग लॉस जो जी। होता है वो माइल्ड टू मॉडरेट में आता है, जिन लोगों को कहीं ना कहीं हम हेल्प करके, जैसे कंडक्टिव हियरिंग लॉस है तो उनका सर्जरी करके, स्टेपिस सर्जरी करके, ऑटोस्क्लेरोसिस की सर्जरी करके थी, जैसे हमने तीसरी हड्डी दिखाई थी, उनको सर्जरी करके निकाल के नई हड्डी डाल के, तो वो कंडक्टिव हियरिंग लॉस को हम ला सकते हैं। तो ये जो हियरिंग लॉस है वो हम वापस नॉर्मल पेशेंट को एक नॉर्मल लाइफ या एनवायरमेंट में ला सकते हैं। यूं कहें कि अगर हियरिंग लॉस जब बियॉन्ड एनी हेल्प हो जाता है तो शायद वो डेफनेस में कन्वर्ट हो चुका होता है। डेफिनेटली करना था, हाँ। पर यही अगर चीज हम अगर अर्ली डायग्नोस कर ले, जैसे हाँ जी। बच्चों में हम जैसे बता रहे हैं, जी। जैसे बच्चे हैं जिन लोगों को कोई न्यूनेटल डिजीज हो गया, जॉन्डिस हो गया, मेनिंजाइटिस हो गया, और उनको पहले हियरिंग था और बाद में हियरिंग चला गया। जैसे अभी हमने एक ऑपरेट किया पेशेंट को, 11 साल का बच्चा है, और उसको एट द एज ऑफ मे बी 5 years he had a very good speech and he had some fever, viral fever, then led to a infection in the brain, meningitis हो गया, और उसको हियरिंग लॉस हुआ। तो अभी हमने उनका कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी किया, तो ही इज राइट नाउ एब्सोल्युटली फाइन। तो ये सब चीजें हैं, तो उनको जी। हम, या तो वो डेफनेस को हम रिकवर कर सकते हैं। पर वो क्या है, उसका क्राइटेरिया हमें देखना पड़ता है, कौन से प्रकार का हियरिंग लॉस है, कौन से प्रकार की डेफनेस है, और जी। क्या सर्जरी कर सकते हैं। जैसे अभी हमने एक पेशेंट का किया जो ओल्ड पेशेंट है, और एक प्रकार का किडनी की मेडिसिन की जो चलती है, और कई बार टॉक्सिक ड्रग्स की वजह से जो हियरिंग लॉस हो जाता है, तो उनको हमने इम्प्लांट करते हैं, तो उनको भी हम सर्जरी के द्वारा, कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी के द्वारा उनको वापस हम नॉर्मल कम्युनिटी में ला सकते हैं। तो दिस आर द थिंग्स व्हिच वी कैन हेल्प दोस पेशेंट। ठीक राइट। है जी। तो चलिए कुछ अच्छी खबर के बाद कि अगर इनको करेक्टिव सर्जरीज हैं और ऐसी पूरी तरह गुंजाइश होती है काफी लोगों में कि वो बिल्कुल ठीक भी हो सकते हैं, उनका हियरिंग लॉस जो है वो काफी करेक्ट हो सकता है। तो इस अच्छी खबर के बाद मुझे लगता है कि हमें अपने अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ना चाहिए, और वो प्रश्न है सर कि जो मेरे ख्याल से हमें देखने सुनने वाले हर दर्शक के मन में उठ रहा होगा कि अपने कानों की हम सबसे अच्छी देखभाल कैसे करें, इसके बारे में बताइए डॉक्टर साहब। this is the most important thing, like prevention is better than cure। तो अभी कल ही मैंने एक पेशेंट का, उन्होंने हियरिंग एड पहना था, और जो हमारी जो बात हो रही थी अगले क्वेश्चन के में कि हियरिंग एड या कॉक्लियर इम्प्लांट सर्जरी है, तो हियरिंग एड पहन रहा था पेशेंट का, हियरिंग एड का जो टिप रहता है वो अंदर चला गया। सो दिस आर द थिंग्स व्हिच आर माइनर थिंग, बट देन इफ यू वाइल जो हियरिंग पहनने के टाइम पे कोई खिंचाव ना आ जाए, वो देखना है, वो जरूरी है। कान के, जैसे हमने कान की रचना देखी कि इट इज वेरी स्मॉल नैरो स्पेस जहां से हमें सुनने की प्रक्रिया होती है, तो हमें कान में कभी भी बर्ड्स का यूज नहीं करना चाहिए। हालांकि बर्ड्स अवेलेबल है थ्रू आउट वर्ल्ड, इजीली अवेलेबल है, हैंडी है, इचिंग हो गया, ना के बाहर आए
तौलिया यूज किया, फिर बर्ड्स का यूज किया। सो आई हैव सीन पेशेंट, जैसे अभी कल मेरी सर्जरी, तो वो पेशेंट ने कान में बर्ड्स डाल दिया था तो पर्दा तोड़ दिया, तो 3 महीने के बाद मैं वही। जी सर, पर जैसे कि हम लोग हमेशा ही हर अपने, अगर हम किसी भी हेयरिंग ईएनटी के डॉक्टर से बात करते हैं तो ज्यादातर डॉक्टर्स जब बड का यूज करने से मना करते हैं सर, तो एक स्वाभाविक सा प्रश्न मैंने बहुत से, खासकर वृद्ध लोगों में जिनको आप समझा नहीं सकते एक उम्र के बाद उनकी जिद के आगे, तो उनसे और बच्चों से भी हम लोगों ने कई बार सुना है कि जो वो वैक्स बहकर या पानी जो ढालते समय अगर जाता है तो उस समय जो वो विचलित होते हैं, परेशान होते हैं कि नहाने के बाद स्वाभाविक तौर पे थोड़ा पानी जाता है, या बच्चे अगर सो के उठे और वैक्स बाहर बहता हुआ सा दिखता है तो नेचुरली पहली चीज फर्स्ट इंस्टेंट होता है मदर्स का कि स्कूल जाएगा तो कैसा दिखेगा, बच्चे शिकायत करेंगे, टीचर डांटेगी, तो एज पर हाइजीन दे स्टार्ट क्लीनिंग इट। तो ये चीज को कैसे अवॉइड करें, या इस चीज से क्या, जो कहते हैं ना पानी आप लोग कह रहे हैं कि उससे नुकसान ही हो रहा है कानों में, तो इसे कैसे रोका जाए या हाउ टू गेट अबाउट इट, कुछ इसका सॉल्यूशन बताएं आप। Absolutely. So what I suggest to my patient, जो हम हमारे पेशेंट को क्या बताते हैं कि जैसे आप नहाने के बाद या फिर कहीं पे खेलने के बाद आप घर पे आए या स्विमिंग करके आप आए, कई लोगों को हमने देखा कि स्विमिंग करने के बाद भी उनको कान के अंदर ईचिंग होता है और वहां से ही फिर ओटोमाइकोसिस फंगस डेवलप होता है। तो खास करके उन पेशेंट को हम ये बताना चाहेंगे कि नहाने के टाइम पे पहली चीज, अगर आपको प्रिवेंटिव मेजर्स में जाना है तो व्हाट यू कैन डू, कान के अंदर कॉटन लेके उसके ऊपर वेसलिन लगा दीजिए, कान में रख दीजिए, ताकि कोई भी नहाने के टाइम पे, शावर करने के टाइम पे कान के अंदर कुछ जाए नहीं। अगर आप वो नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं, आप कॉटन होता है जो मेडिकेटेड कॉटन होता है उसकी विक बना दीजिए, जैसे हम दिया बनाते हैं दिवाली के टाइम पे, जो दिया बनाते हैं बत्ती, दिया बत्ती, हाँ, तो राइट, दिया बत्ती, तो उसको, क्योंकि वहां पे कोई हार्ड स्ट्रक्चर या हार्ड मटेरियल नहीं है, वो सॉफ्ट है, और कॉटन की एक नेचुरल टेंडेंसी है कि जो भी होगा पानी या कोई भी सिरुमिनस चीज होगी वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वो हाथ जो दिया बत्ती आप बनाते हैं वो कान में रख दीजिए, जो भी पानी होगा वो सोच लेगा और फिर वो उसको फेंक दीजिए, और वो रीयूज नहीं करना है, जो भी हम है यूज किया फेंक दिया, ठीक है। और पर बर्ड्स का यूज नहीं करना, क्योंकि बर्ड्स वो डैमेज कर देता है, हमारी चमड़ी को डैमेज कर देता है। अभी एक हमारे पास पेशेंट आया है, उन्होंने स्विमिंग करने के बाद बर्ड्स का यूज किया, तो उसके बाद में उसको एक प्रकार का सुडोमोनास इन्फेक्शन, जिसको स्कल्बिस ऑस्टियोमाइटिस बोलते हैं, वैसा हो गया, और ये पूरा का पूरा एरिया वहां पे हड्डी में एक प्रकार का इन्फेक्शन, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बुरा इन्फेक्शन होता है वो चला जाता है, और फिर हमने उसको, वो उसकी वजह से चेहरा भी टेढ़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से हमने उसकी सर्जरी की, नाउ इज एब्सोल्युटली फाइन। तो ये सब चीजें हैं वो हमें ध्यान रखनी खूब जरूरी है, ये बहुत ही परहेज रखना जरूरी है। दूसरी चीज हम जो बताना चाहेंगे कि जो हम हेडफोन्स का यूज कर रहे हैं तो उसका एक साउंड लेवल होता है, वो एक थोड़ा कम रखिए, ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी पे मत रखिए, ताकि वो डैमेज ना करे हमारे पर्दों या अंदरूनी कान को। तीसरी चीज मैं खास बताना चाहूंगा, जैसे आप कभी भी कई लोगों को हमने देखा है कि जैसे वो कहीं पे भी ट्रैवल करते हैं या फिर स्विमिंग करने के लिए जाते हैं खासकर, तो दे यूज दैट ईयर प्लग्स, तो ईयर प्लग्स की वजह से भी काफी लोगों को तकलीफें होती है, तो उसको हमारी भाषा में ओटाइटिस एक्सटर्ना बोलते हैं, तो वो भी मैं परहेज बोलूंगा, अगर नहीं यूज होता है तो मत कीजिए। उसके बजाय बेटर है कि आप ना स्विमिंग करने के बाद सिंपल जो मैंने बताया, जैसे कॉटन का विक बना के कान में रख दीजिए, ताकि जो भी होगा सोच लेगा, क्योंकि आप जो भी ईयर विक वगैरह जो भी यूज करते हो तो उसकी वजह से कान के अंदर की जो चमड़ी है वहां पे सोकेज हो जाता है, वो चमड़ी सिकुड़ जाती है, और आपका जो भी ये हमारा जो ईयर प्लग होते हैं उसके ऊपर आपके हैंड्स जो होते हैं वो साफ नहीं होते कई बार, और उसी चीज का आप यूज करते हो या राइट या लेफ्ट ईयर, तो वो बैक्टीरियल क्रॉस इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है, और वो कई बार वॉश भी नहीं होता है। तो दिस आर द थिंग्स व्हिच डेफिनेटली आई विल लाइक टू एम्फसाइज, ये सब चीजें केयर करनी चाहिए। आई थिंक दे आर द मोस्ट फैबुलस टिप्स जो आज तक हमें किसी डॉक्टर ने दिए होंगे सर, एंड ये हमारा सौभाग्य, आपने इतने अच्छे शब्दों में, इंक्लूडिंग दैट पिक्टोरियल डायग्राम जो आपने हम लोगों के साथ शेयर किया, इतने अच्छे तरीके से, इतने इन डेप्थ तरीके से आपने हम लोगों को समझाया है कि मुझे लगता है मेरी सर्कल से इस वक्त जितने भी जुड़े हुए दर्शक हैं वो आपकी इन सारी जानकारी से बहुत ज्यादा लाभान्वित होने वाले हैं। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे इस शो पे आने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए इतना कीमती, और मेरी सर्कल में आज जितने भी दर्शक हैं, दे वुड बी रियली रियली ग्रेटफुल टू यू सर।
So thank you from all of us here at MediCircle. It was really a pleasure to have you. Thank you. Thank you so much. Thank you.